हाय एवरीवन। मैंने ये पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे। इस पोस्ट में मैंने लिखा था कि जो प्रैक्टिसिंग आउट लाउड वाली जो सीरीज है उसके जो सीरीज की सेकंड वीडियो है, उसमें मैं खुद से रैंडम प्रॉब्लम चूज करने की जगह व्यूअर्स से सजेशंस लूंगा कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो आज के लिए मैंने डिफिकल्टी रेंज रखी थी 1600 एंड बिलो। तो अब इस पे जो कमेंट्स आए हैं उसमें मतलब जो भी सजेशंस हैं प्रॉब्लम्स के, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जितना मेरे पास टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन दैट जितने भी कर पाऊंगा सॉल्व। एंड टू बी फेयर, आई ट्राई दिस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व थिंग। तो जो सबसे पुराने कमेंट्स हैं उनको मैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। इस पे मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा कि जो 1600 एंड बिलो है उन्हीं को करूंगा सॉल्व, उससे ऊपर हुए तो उनको अभी के लिए स्किप कर दूंगा, ताकि ऑब्वियसली मैं 17, 18, 1900 के भी प्रॉब्लम्स कर सकता हूँ सॉल्व, बट मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं करना चाहता हूँ ताकि जो मेरी वीडियोस हैं अक्रॉस द चैनल वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहें। तो इट्स लाइक जब मैं 2000 अबव वाली वीडियो करूंगा तो उसमें मैं कम वाले नहीं करूंगा, इसमें मैं ज़्यादा वाले नहीं कर रहा, ऐसा कुछ। तो अब शुरू करते हैं फाइनली। इसको मैं सॉर्ट बाय न्यूएस्ट फर्स्ट कर लेता हूँ और फिर सबसे नीचे जाएंगे तो ओल्डेस्ट आ जाएगा। ओके, तो ये तनिष्क गुप्ता ने ये प्रॉब्लम दिया है 1204C। देखते हैं। इनकॉग्निटो में मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि कंफर्म कर सकूँ 1600 के अंदर है कि नहीं। एक्चुअली जो मेरा अम, जो मेरा कोडफोर्सेस अकाउंट है उस पर डिफिकल्टी नहीं दिखती। ओके, 1700 है तो इसको अभी स्किप कर देता हूँ। ओके, ये 1500 है, इसको करते हैं राहिल सहगल। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं 1700 का मैं सॉल्व कर नहीं सकता हूँ या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है, बस मैं वीडियोस को ऑर्गेनाइज रखने के लिए आज 1600 एंड बिलो करना चाह रहा हूँ। ओके। ओके, ये मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, अब तक मैं भूल चुका हूँ। ये 2018 में मैंने किया था, तो 2 साल पहले, अब तक मैं भूल चुका हूँ। इसको मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ओके, तो at the children's party the child came to Pig's house and messed up his house. ओके, एक सेट था, उसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर्स थे जिनकी रेंज 1 से लिमिट के बीच में थी, वो बाउंडेड थे। और जो वैल्यू ऑफ सिग्मा लोबिट एक्स है वो सम की इक्वल थी, तो लिमिटर सम हमें इनपुट में दिया हुआ है। और लोबिट एक्स है लोबिट एक्स का मतलब है कि जो सबसे लोएस्ट, जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट हाई बिट है, उसको छोड़ के बाकी सारी बिट्स को ऑफ कर दिया, तो जो बचा वो लो बिट है। जैसे इस नंबर में कई सारी बिट्स हैं जिनमें से 2 बिट्स हाई हैं, तो हमने क्या किया कि लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले को रख लिया, बाकी सबको ऑफ कर दिया। तो जो लो बिट्स का सम है वो इक्वल टू सम दिया हुआ है हमें। तो अब ये बोल रहा है कि हमें कोई भी ऐसा सेट एस ढूंढना है जो कि ये सारी सेटिस्फाई कर दे कंडीशंस। ओके, तो हमें 1 से लिमिट के बीच के नंबर्स लेने हैं, सारे डिस्टिंक्ट, और ऐसा कुछ करना है कि उनकी जो लो बिट्स है उनका सम सम की इक्वल हो जाए। ओके, तो अगर लिमिट ना होती तो हम कैसे सॉल्व कर सकते थे कि जो सम है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लेते और उसमें जो जो बिट्स आ रही होती, तो मतलब
हम केवल उन्हीं बिट के करस्पॉन्डिंग एक-एक नंबर ले लेते और सबका सम करके हमें एग्ज़ैक्ट आंसर मिल जाता। अभी हो सकता है कि ये इम्पॉसिबल भी हो, उस केस में -1 प्रिंट करना है। ओके, तो मैं ये पहले सॉल्व कर चुका हूँ बट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है मैंने कैसे किया था, तो बिल्कुल नया सोचूँगा अब। ओके, आइडिया ये है उम, कि अगर प्रॉब्लम यही हो सकती है कि लिमिट जो है वो काफ़ी कम हो। तो अगर लिमिट कम है और सम ज़्यादा है तब क्या हो सकता है? तो अगर लिमिट कम है और सम ज़्यादा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें मतलब छोटे-छोटे कई सारे नंबर्स को ऐड करके सम तक पहुँचना पड़ेगा एक्चुअली। कुछ एग्ज़ाम्पल्स पे ट्राई करते हैं। फाइव, फाइव। ओके, 5, 5 में तो सीधे-सीधे 1 और 4 कर सकते थे। 4, 3। ओके, इसमें आई थिंक 1 और 3 करेंगे। 1, 2 और 3। हाँ, ओके, 1, 2 और 3 करेंगे। तो उनकी लो बिट्स ऐड होके 4 आ जाएगा, सही। 5 और 1 आई थिंक ये इम्पॉसिबल हो यहाँ पे -1। ओके, तो यही प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि लिमिट हमारी बहुत कम हो, बहुत कम लिमिट हो हमारी और जो सम है वो काफ़ी ज़्यादा हो। तो एक बड़ा-सा सम है और छोटी-सी लिमिट है। ऐसे में क्या कर सकते हैं? ओके, तो एक आइडिया मुझे अभी ये आया कि अगर मैं 1 से लेकर लिमिट तक जो सारे नंबर्स हैं, अगर वो सारे नंबर्स को मैं ले लूँ सेट में 1 से लेकर लिमिट तक के सारे नंबर्स अगर होते सेट S में और सबकी लो बिट को अगर मैं ऐड करता और फिर मैं देखता कि इन सबका अगर सम कर दूँ तो अगर वो अगर सम से छोटा है तो इम्पॉसिबल है, तब -1 हो जाएगा। लेकिन अगर वो सम से बड़ा है तो क्या हमेशा पॉसिबल है आंसर या नहीं ये सोचना है। ओके, तो एक बहुत प्रॉमिसिंग सा आइडिया मुझे ये आ रहा है कि क्योंकि लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 से लेकर लिमिट तक हर नंबर की लो बिट को हम निकाल लें और हम एक काउंट बस स्टोर कर लें कि ये लो बिट लाने के कितने तरीके हैं, ये लो बिट लाने के कितने तरीके हैं एंड सो ऑन।
तो हमारे पास हर बिट पे मतलब हर बिट पे एक्चुअली हर बिट तक वैल्यू लाने के कितने तरीके हैं, ये एक तरह से स्टोर हो जाएगा हमारे पास। फिर हमें बस वैल्यू को सम तक पहुँचाना होगा। तो ये अच्छा आइडिया लग रहा है। अब ये सोचते हैं कि इससे सॉल्यूशन किस तरह आएगा। आई थिंक डेफिनेटली ये तो करना ही है और बस इसके बाद सोचना है कि क्या करना है। आई थिंक ये हमेशा पॉसिबल होगा अगर सारे नंबर्स की लो बिट्स को अगर ऐड कर दूं, 1 से लेकर लिमिट तक के सारे नंबर्स की लो बिट्स को अगर ऐड कर दूं, अगर वो ग्रेटर इक्वल टू सम आ रहा है तो आई थिंक हमेशा पॉसिबल होगा, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा आएगी वैल्यू उसको आई गेस सिर्फ एक एक नंबर हटा के हटाया जा सकता है। तो ये ट्राई करता हूँ। ओके, एक एक नंबर मतलब हर बिट में से केवल हर बिट की फ्रीक्वेंसी के लेके कम करके वो हटाया जा सकता है। तो ये ट्राई करता हूँ। ओके, तो मैंने सबसे पहले इनपुट लिया सम और लिमिट। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं हर नंबर की लो बिट निकाल लेता हूँ। इसमें मुझे आई की लो बिट निकालनी है। तो इसको ऐसे करता हूँ। ओके, तो इससे लो बिट आ जाएगी एंड जो वैल्यू ऑफ लो बिट होगी, लो बिट आई, वो इक्वल टू हो जाएगी, ये सब बिट शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, 2 की पावर वगैरह, इसका मतलब मेनली 2 टू पावर j। तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या हमने सही किया। आई थिंक सही ही होगा, क्योंकि जब तक लो बिट नहीं आ रही तब तक हम बढ़ा रहे हैं इसको। लेट्स सी, सम 10 है, लिमिट अगर 5, 1 की लो बिट 1, 2 की 3। ओके, ठीक है, तो ये सही था। लो बिट्स हमने सही से कैलकुलेट कर ली। अब एक और वैल्यू रख लेता हूँ टेम्प, इसमें मैं लो बिट्स का सम स्टोर करते रहूँगा।
ऐसा कुछ कि temp प्लस इक्वल टू लो बिट आई। ओके, और जैसे ही ऐसा होगा कि temp ग्रेटर इक्वल टू सम हो गया, अब बस मैंने जितने एलिमेंट्स ऐड किए उनमें से कुछ कुछ हटा देने हैं मुझे। ओके, तो remove some elements to get exactly equal to sum। अब मुझे exactly equal to sum आना है, इसको बाद में इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेकिन अगर ये कंडीशन कभी नहीं पहुंची, अगर जो टेम्प है वो कभी सम से बड़ा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आंसर -1 है। ओके, तो ये -1 वाला केस हो गया। अब इसमें देखते हैं कि हमें कौन कौन सा हटाना है। आई थिंक हमारे पास हमें कौन कौन सी बिट हटानी है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें लाइक ये भी पता होना चाहिए कि वो बिट किस नंबर से आ रही है। एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिट खुद उस नंबर से ही आ रही होगी। मतलब जैसे कि अगर मुझे 4 हटाना है तो 4 में खुद 4 है, तो वो स्टेप स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अब मुझे लग रहा है कि लो बिट्स भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, कर लिया तो अच्छी बात है। ओके, अब मुझे लेना है डिफरेंस। डिफरेंस है कि कितना ज़्यादा है, मतलब कितना कम करना है। इसको ले लेते हैं temp माइनस सम। ओके, अब एक सेट में मैं रखता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रिंट करना था, उसमें से इसको रिमूव करता रहूँ। ओके, तो बेसिकली मुझे पूरा सेट करना है प्रिंट, उनमें से बस कुछ एलिमेंट्स हटा देने हैं। कौन कौन से एलिमेंट हटाने हैं? जो जो बिट इस डिफरेंस में हाई है वो सब हटा देना है मुझे। तो फॉर इंट आई को दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, जे ले लेता हूँ। फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज स्मॉलर देन 18। 18 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 10 टू पावर 17 1 लाख से बड़ा होता है। 1 लाख यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट था। जे प्लस प्लस। ओके, अब अगर ये बिट हाई है तो ये नंबर मुझे रिमूव करना है। एस डॉट इरेज तो 2 टू पावर जे को मैं हटा दूंगा अगर जे बिट हाई। फाइनली अब जो एलिमेंट्स बचेंगे सेट में, इनकी लो बिट्स का सम एग्जैक्टली इक्वल टू सम है जो इनपुट में लिया। तो इसको प्रिंट करते हैं। सबसे पहले प्रिंट करना है सेट का साइज, सी आउट साइज ऑफ सेट। अब मुझे सेट के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। Let's see if it works. एक मिनट, ओह सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है, वरना ये -1 हमेशा प्रिंट हो जाएगा। ओके, 3 4, आई थिंक 3 4 सही है, क्योंकि 3 की लोएस्ट बिट 1 है और 4 की तो 4 है, 4 प्लस 1 5 है, सही है। यहाँ पे भी सही है, 1 2 3 इसी का रीअरेंजमेंट है। और ये भी सही है, तो एक बार सबमिट करके देखता हूँ। इट्स फनी कि
जो क्वेश्चन मैं 2 साल पहले सॉल्व कर चुका हूँ, उसको दोबारा करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। आई थॉट कि मैं तुरंत ही कर लेता, क्योंकि मैं पहले से कर रखा था। बट दैट्स द थिंग, हम क्वेश्चन से चीज़ें सीखते हैं, हमें क्वेश्चन याद नहीं रहते। कुछ लोग को याद भी रहते हैं, मुझे नहीं उतने याद रहते क्वेश्चंस। तो ये वाला एक्सेप्टेड हो गया। तो राहिल, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं देवेश लोहमी के क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है। एक एक्चुअली लीड कोड का भी है, तो लीड कोड वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्योंकि कहा था कि कोड फोर्सेस के कर रहा हूँ। 1362B। ओके, मैंने पहले से सॉल्व भी नहीं किया है, क्योंकि ये डिवीजन 2B है, तो मैं भरोसा कर लेता हूँ कि 1600 से कम का ही होगा। ऑल्दो देयर इज नो वे टू बी श्योर। मतलब वैसे तो चेक भी कर सकता हूँ, बट ठीक है, चलो मान लेता हूँ 1600 से कम का होगा ही। Okay, so among Jomini's numerous hobbies, there are two seemingly harmless ones. Okay, wow. There is a set S of very important numbers. Okay, इसमें सारे एलिमेंट्स को एस और के से रिप्लेस कर दिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के चूज करके। ओके, तो हमें ऐसा के चूज करना है कि एस और के सेट में हो, राइट? ओके, तो ओके, आइडिया ये है कि हमें गिवन सेट के लिए एक ऐसा के चूज करना है कि अगर एस सेट में है तो एस और के भी सेट में हो। And it is possible that there are many of such numbers. In such a case, output the smallest one. Okay. Note that the order of elements in the set doesn't matter. ठीक है, क्योंकि वो सेट है तो मैटर करना भी नहीं चाहिए, राइट? ये 0 से 1024 तक के एलिमेंट्स हैं, और के हमें एक चूज करना है, के जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। और ऑब्वियसली के नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर के जीरो होता तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाती। और प्रॉब्लम ये होती कि प्रॉब्लम ये होती कि जो मतलब जीरो हमेशा वर्क कर जाता, तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता क्वेश्चन का, हमेशा जीरो आउटपुट कर देते, इसलिए के पॉजिटिव चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस टाइप के होने चाहिए कि सारे एस और एस जोर के दोनों सेट में हो, क्योंकि जब दोनों का जोर करेंगे तो एस जोर के एस बन जाएगा और एस बन जाएगा एस जोर के, तो उससे सेट अनचेंज रहेगा। तो अगर सेट के सारे एलिमेंट्स का जोर ले लिया तो क्या होगा? केज और केज और केज, तो हर दो एलिमेंट्स, हर जो दो पेयर हैं वो के बन जाएगा। और फिर ओके, तो एन अगर 4 का मल्टीपल हुआ तो जीरो ही हो जाएगा, इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कूल, कुछ सोचते हैं हम।
तो पहले तो n बहुत छोटा है, तो आई थिंक हम शायद सारे नंबर्स ट्राई कर सकते हैं और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो 1024 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एलिमेंट्स है 1024 से बड़े नहीं है। तो अगर मैं सारे एलिमेंट्स ट्राई करूं तो बस मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो 10⁶ के अराउंड होगी, तो वो टाइम में एक्सीड नहीं होगा इससे। आई थिंक इसमें यही करना होगा, क्योंकि अगर इससे बेटर सोल्यूशन कोई है भी तो इट्स नॉट रियली वर्थ इट, एंड द रीजन इज दैट उसका रीजन ये है कि रीजन ये है कि ये वाला सोल्यूशन बहुत जल्दी हमें आ जाएगा, जो बेसिकली ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है, तो इसी को कोड करना बेस्ट होगा। आई थिंक आज मेरा ऑटो इंपोर्ट काम नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं ये सारे एलिमेंट्स इनपुट ले लूंगा। ओके, ये सब एलिमेंट्स इनपुट हो गए। अब बस मुझे हर नंबर के लिए ट्राई करना है 0 से 1024 तक। हाँ, 1 से 1024 तक। ये मैं 1025 यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि वो स्मॉलर देन 1025 से चलता है, तो 1024 तक चलेगा ये लूप। अब मुझे हर के लिए चेक करना है। अगर के लिए सेटिस्फाई कर गया तो काम हो जाएगा। ओके, तो इसको और अच्छे तरीके से मैं ले लेता हूँ। इनफैक्ट एक सेट ही ले लेता हूँ, दैट वुड बी द बेस्ट। ओके, अब मुझे बस हर सेट के एलिमेंट के लिए ऐसा चाहिए। good flag equal to 1 if s dot count x और k। तो अगर x और k सेट में नहीं है तो मैं फ्लैग को 0 कर दूंगा। फाइनली अगर फ्लैग अगर 1 है तो मैं बस सी आउट k कर दूंगा, जो कि इस टेस्ट केस का आंसर है, और रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज -1 प्रिंट कर दूंगा और न्यू लाइन। ओके, कुछ गलती हो गई है लगता है, क्योंकि आंसर नहीं सही आ रहा है।
सेट को क्लियर करना एक्चुअली मैं भूल गया था। वन फोर टू -1 -1 -1 0 2 3 ओके सही। तो आई थिंक देवेश लहूमी का एक क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनलेस इसमें रॉन्ग सबमिशन नहीं हो गया। ओके ये तो एक्सेप्टेड है। एक बार मैं देख भी लूँ कि ये 1600 के अंदर था कि नहीं। ओके 1200 था तो कूल। ज़ोराइस ये मैंने बहुत रिसेंटली सॉल्व किया था। ठीक है मैं फिर से बता देता हूँ। इसका आंसर एक्चुअली काफ़ी इजी है। ये मैंने किया था अपने एक कॉन्टेस्ट वीडियो में किया था। इनको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इसकी चाहिए एक्स की कुछ भी वैल्यू के लिए, तो ये वैल्यू एक्चुअली सिर्फ एज और बी है। तो इसमें हमें सिर्फ एज और बी प्रिंट कर। इसका रीजन ये है कि जो बिट्स केवल एक में हाई हैं तो एक्स में उसको चाहे हाई रखें चाहे लो रखें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो दोनों में उनको हटाना है। तो जोर लेने से एग्जैक्टली यही होता है कि जो बिट्स दोनों में होती हैं वो हट जाती हैं। और ये मैंने अभी एक्चुअली इतनी जल्दी सॉल्व नहीं किया, ये मुझे याद ही है क्योंकि ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी 18 अक्टूबर को ही मैंने सॉल्व किया था, इसलिए मुझे याद था। मैं इसको करता नहीं दोबारा सॉल्व, बट ये एक्चुअली इतना ज़्यादा इजी था और छोटा सा कि मैंने कर दिया इसको कुछ सेकंड का था। ओके 285B काफ़ी पुराना क्वेश्चन लग रहा है, शायद मैंने किया हो। ओके मैंने ये भी किया है बट ये भी मैंने 2 साल पहले किया है। तो हाँ, बहुत कम क्वेश्चंस इस वीडियो में आ रहे हैं जो एक्चुअली मैंने पहली बार देखे हों। आई थिंक दैट्स द पॉइंट। अगर मैं क्योंकि मैंने 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो अगर मैं इन जनरल लोगों से कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन मुझे रैंडम सेट सजेस्ट करो, तो वो प्रोबेबली मेरा किया ही हुआ होगा क्योंकि मैंने इतने सारे कर रखे हैं। ओके पोजीशंस की इंडेक्स है बट ग्लास की इंडेक्स नहीं है, और ग्लासेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। आई थिंक ऐसा कुछ होगा कि उसके अंदर मार्बल होगा तो बाहर से दिखेगा नहीं, ऐसा कुछ। पोजीशन एस में है, एक मार्बल रखा, फिर कुछ कुछ शफलिंग ऑपरेशंस किए। ओके अच्छा ओके, तो एक परम्यूटेशन दी हुई है, आई थिंक बस परम्यूटेशन अप्लाई कर दी। ओके कूल। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ओके वाओ, अब मैं सोच रहा हूँ मैंने 2 साल पहले कैसे कर लिया, उस टाइम तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती थी। बट एनीवे ये प्रॉब्लम ऐसा है कि एक परम्यूटेशन हमें दी हुई है और हमारा जो इनिशियल परम्यूटेशन है उसमें हम ये वाली परम्यूटेशन अप्लाई कर देंगे। परम्यूटेशन अप्लाई करने का मतलब है कि जैसा कि स्टेटमेंट में डिस्क्राइब कर रखा है कि साइमल्टेनियसली ग्लासेस को मूव कर देंगे
जो जैसे इस वाले केस में फर्स्ट वाला ग्लास पोजीशन 2 में चला जाएगा और फिर 2 वाला 3 में चला जाएगा, 3 वाला 4 में, 4 वाला 1 में, इस तरह एक शफल करेंगे और इसने कई सारी शफलिंग ऑपरेशन करी हैं। ये एक सेम ऑपरेशन को मतलब कई बार किया है। तो हमें ये बताना है कि मिनिमम कितनी बार किया होगा कि बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन से हट के पोजीशन टी पे पहुंच गई हो। तो यहाँ पे एक्चुअली एक ये जो परम्यूटेशन है इसमें एक साइकिल टाइप की बनेगी। साइकिल का मतलब ये है कि जैसे इसमें एक फुल साइकिल टाइप की बन रही है कि 4 बार अगर हम ये परम्यूटेशन अप्लाई करते हैं, मतलब ये जो शफल है इनको हम 4 बार करें तो वो वापस जो जो हमारा जो एलिमेंट है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से लौट के वापस आ जाएगा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे ही। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो पूरी 4 लेंथ की साइकिल है और जो मार्बल है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो बस हमें साइकिल में एक तरह से डिस्टेंस चाहिए कि कितनी दूर है जो टी है हमारे एस से। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ एक तरह से टी से एस तक का टी से एस तक का पाथ लेंथ हमें चाहिए और पाथ कुछ इस तरह बनाएं कि जैसे हम 1 जा रहा है 2 में, 2 जा रहा है 3 में, 3 जा रहा है 4 में, सो ऑन। तो जैसे यहाँ पे हमें 2 से 1 में जाना है तो 2 3 में जा रहा है, वो एक मूव हुआ, फिर 3 4 में जा रहा है, 2 मूव हुआ, फिर 4 1 में जा रहा है, वो 3 मूव हुई। तो बस एक तरीके से एक तरह से हमको डीएफएस करना है और आई डोंट थिंक यहाँ पे इसको डीएफएस बोलने की ज़रूरत है क्योंकि उसके लिए ग्राफ वगैरह आना चाहिए। बस लाइक रिकर्सिवली उस पोजीशन पे जाते जाना है। तो ये एक्चुअली सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन का ही प्रॉब्लम है। मैंने आई थिंक साइकिल वगैरह बोल के कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेट ही कर दिया होगा, बट एनीवे इसको देखते हैं। नो टेस्ट केस int nst और nst को इनपुट ले लेंगे और अब ये p वाली एरे इनपुट लेनी है। कूल अगर मैं काउंट में स्टोर करूंगा कि आंसर क्या है तो while s not equal to t, अब बस देखना है कि s एक्चुअली क्या हो गया। तो s इक्वल टू हो जाएगा p ऑफ s। इस प्रोसेस में काउंट एक बढ़ जाएगा। तो बस यही चीज़ हमें करनी है और इसमें एक चीज़ बच गई कि जो काउंट है, इफ काउंट इज ग्रेटर और इक्वल टू n, ग्रेटर इक्वल टू n होने का मतलब ये है कि जो हमारी जो पूरी साइकिल है वो फुल, मतलब पूरा फुल सर्किल एक बार घूम गए हैं और तभी भी s इक्वल टू t नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कभी नहीं हो पाएगा और एक इनफाइनाइट लूप में। तो ऐसे केस में -1 प्रिंट करना है वरना काउंट प्रिंट करना। आई थिंक ये सही होगा। पहले का 3, दूसरे का 0, ओके सब सही है। तो अब सबमिट करते हैं।
सिंपल इम्प्लीमेंटेशन का ही प्रॉब्लम था आई थिंक। एक बार मैं ये भी देखना चाहूँगा कि मैंने जब इसको पहली बार किया था तो किस तरह किया। आई थिंक जब मैंने पहली बार किया होगा उस टाइम मुझे शायद C++ भी नहीं आता था, मैंने C में किया होगा, राइट। न्यू बी कोड मैंने कुछ नंबर्स लिए और मैं बहुत पहले गो टू यूज़ किया करता था। ये वो समय है जब मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आई थिंक स्टार्ट ही करी थी। उस टाइम मुझे C++ नहीं आता था, केवल C आता था। एक्चुअली जावा भी आती थी बट मैं C में करता था क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जावा बहुत अच्छी नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ किया है। लाइक काफी खराब कोड है बट किया कुछ कुछ ऐसा ही जो आज किया। एनीवे आई थिंक देवेश लोमी के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम आते हैं श्रेयस शेट्टी पे। ओके, पहले देखा हुआ नहीं है बस। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि इसकी डिफिकल्टी 1600 से कम है कि नहीं, क्योंकि ओके 1600 ही, तो वो वाला मैं अटेम्प्ट करूंगा। बस मैं एक बार अपना लैपटॉप चार्जर ले आता हूँ। ओके, आई थिंक मुझे वीडियो पॉज कर देनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। आप लोग, आई होप आप लोगों ने अलग पार्ट या तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया होगा, स्किप कर दिया होगा। एनीवे, मिनिमाइज द इंटीजर। आई थिंक अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में देखी है उसमें सबसे टफेस्ट ये है 1600 की, क्योंकि बाकी शायद 15, 14, 12 इस तरह थी। तो हमें एक ह्यूज इंटीजर दिया हुआ है a, जिसमें n डिजिट्स हैं। ओके, डिजिट्स काफी ज्यादा हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा इंटीजर है और इसमें लीडिंग जीरोस भी हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक नंबर की स्ट्रिंग, डिजिट्स की स्ट्रिंग में मान सकता हूँ इसको। यहाँ पे हम दो डिजिट्स को, नेबरिंग पोजीशन पे दो डिजिट्स को हम स्वैप कर सकते हैं। ओके, तो ऑड और इवन डिजिट को स्वैप कर सकते हैं, लेकिन इवन डिजिट को नहीं स्वैप कर सकते और ऑड को नहीं स्वैप कर सकते। ठीक, हमें मिनिमम इंटीजर बता रहे हैं जो हम ऑब्टेन कर सकते। तो मुझे ऐसा कुछ कुछ लग रहा है, और रिजल्ट में भी लीडिंग जीरोस हो सकते हैं, तो ये थोड़ा रिलीफ है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिलेटिव पोजीशन है सेम पेरिटी वाले नंबर्स की,
वो हम नहीं चेंज कर सकते कुछ भी करके। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑड वाले डिजिट्स को इग्नोर कर दें, केवल इवन वाले डिजिट बचे, तो जितने इवन डिजिट्स हैं उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो नहीं चेंज हो सकती, क्योंकि हम स्वैप केवल ऑड के साथ कर सकते हैं। तो अगर हमें रिलेटिव पोजीशन को चेंज करना है तो इनके बीच से ऑड्स को हम हटा तो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो अ, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो इवन नंबर्स हैं, तो अगर एक लेफ्ट में है दूसरा राइट में है तो लेफ्ट वाले को राइट में भेज दें उसके, क्योंकि कभी ना कभी उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करने के लिए पहले एडजेसेंट आना पड़ेगा। तो जब वो दोनों एडजेसेंट आएंगे तो उनकी पैरिटी क्योंकि सेम है तो वो नहीं स्वैप हो पाएंगे। तो हमें एक्चुअली ऐसा करना है कि हमें जितने इवन डिजिट्स हैं उनकी रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन रखना है, जितनी ऑड डिजिट्स हैं उनकी भी रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन रखना है, और इसके इसके अलावा हम बाकी सब कुछ रीअरेंज कर सकते हैं जितना बना है। तो उसके बेसिस पे हमें ऐसा करना है कि हमें मतलब कि तो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम नंबर चाहिए हमें। लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम क्या, नॉर्मली मिनिमम नंबर ले लें तो ऐसा कुछ चाहिए। आई थिंक इसमें एक ग्रीडी अप्रोच चल जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले सारे इवन डिजिट्स को अलग कर लें एक तरफ, और सारे ऑड डिजिट्स को अलग कर लें और उनकी रिलेटिव ऑर्डरिंग को ठीक रखें, और फिर हम बस दोनों को ऐसा कर सकते हैं कि जो दोनों लिस्ट है हमारे पास, एक इवन वाली लिस्ट है और एक ऑड वाली लिस्ट है, तो उसके जो फ्रंट में लाइक जो एलिमेंट छोटा होगा उसको हम लेते रहें स्टार्टिंग, लाइक उसको हम स्टार्टिंग में अपने अपने फाइनल नंबर की फर्स्ट पोजीशन में उसको ले लेंगे, तो जो जो दोनों में से जो छोटा हो, और यही काम करते रहें जब तक एटलीस्ट एक लिस्ट खाली ना हो जाए, और जब एक खाली हो जाएगी तो बाकी ये पूरी दूसरी वाली भर देंगे। तो आई थिंक मुझे ट्राई भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ऐसा ही कुछ है। तो मैं सैंपल पे अभी टेस्ट भी नहीं करके देख रहा हूँ, बस डायरेक्टली करते हैं। आई वंडर मेरे बहुत दिनों बाद हो रहा है, मेरा सबलाइम कुछ गड़बड़ कर रहा है, जिस वजह से मेरी जो कस्टम मेड फीचर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ऑटो इंपोर्ट करना और कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें थी, बट कोई बात नहीं। ओके, तो इस वीडियो के बाद मैं देखूंगा कि क्या गड़बड़ हुई थी और उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो इसको मैं एज ए स्ट्रिंग ले लेता हूँ इनपुट। अब मैं दो वेक्टर्स ले रहा हूँ, एक इवन वाला एक ऑड वाला। तो एक में सारी इवन डिजिट्स होंगी, दूसरे में सारी ऑड डिजिट्स होंगी। इसको कैर बना देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ कैरेक्टर में ही कर लेते हैं कि वो इंटीजर्स में जाए। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं आंसर, जिसको फाइनली प्रिंट कर दी, और ऑब्वियसली न्यू लाइन। तो अब करते हैं, पहले तो ट्रैवर्स करते हैं इसको। अब है कि अगर ये ऑड है तो हम इसको ओ में डाल देते हैं, अदरवाइज हम इसको ई में डाल देते हैं। तो इस तरह हमारे वेक्टर्स में वो कैरेक्टर्स को हमने डाल दिया। अब बस इसको निकाल के हमें इन वेक्टर्स को निकाल के आंसर में डालना है। तो ये एक्चुअली जो मर्ज सॉर्ट वाली मर्जिंग टेक्निक है उस तरह करना है। आई थिंक वेक्टर्स नहीं क्यूज लेनी चाहिए थी, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है।
ठीक है। So while size E and size O, इसका मतलब जब तक दोनों में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ऐसा करेंगे कि अगर E dot front is smaller than O dot front, तो answer dot pushback E dot front और E dot pop front, हाँ केवल पॉप के क्यू है एक्चुअली, तो ई से पॉप कर दिया अगर ई वाला छोटा है। अगर ओ वाला छोटा है तो आंसर डॉट पुश बैक ओ डॉट फ्रंट फिर ओ डॉट पॉप। तो ये तब तक मर्ज करता रहेगा जब तक दोनों में एलिमेंट्स हैं। अब अगर केवल इवन वाले में एलिमेंट्स हैं तो उनको हम सबको डाल देंगे। आंसर डॉट पुश बैक ई डॉट फ्रंट ई डॉट पॉप, और केवल ओ में एलिमेंट्स तो उनको डाल देंगे। आंसर डॉट पुश बैक ओ डॉट फ्रंट और ओ डॉट पॉप। तो इससे सही आंसर आ जाना चाहिए। अब 00791137234642। कूल। तो ऑल्दो इसकी डिफिकल्टी ज़्यादा थी बट आई थिंक मैंने इसको जल्दी कर लिया कंपेयर टू पिछले जो क्वेश्चंस थे। तो श्रेयस शेट्टी का भी प्रॉब्लम हो गया। Could you explain the solution to this maybe in a future video? आई थिंक ये खुद फ्यूचर वीडियो की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि 1600 ज़्यादा ही होगा। तो मुझे इसलिए लग रहा है कि ये 1600 से ज़्यादा होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम ई है और डिवीजन टू ई मुझे नहीं लगता कि 1600 के अंदर हो सकता है। ये 2200 है। शायद मैं ये कर चुका हूँ बट हाँ ठीक है, बाद में किसी वीडियो में देखते हैं जब मैं एक्चुअली 2000 प्लस कर रहा होगा। प्लीज यूज इंग्लिश। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि प्राइमरीली तो मेरा चैनल एक्चुअली हिंदी का है बट ऐसा कर सकता हूँ कि वीक में एक दिन मैं हिंदी वीडियोस सॉरी इंग्लिश वीडियोस भी करूँ। मैंने आई थिंक मैंने रिप्लाई तो नहीं किया था यहाँ पे बट आई थिंक मैंने कहीं पे बोला था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वीक में एक दिन मैं इंग्लिश वीडियोस भी करूँ ताकि बाकी लोग भी देख सकें। अगेन ये प्रॉब्लम ई है तो मुझे नहीं लगता कि ये 1600 के अंदर होगा। जिन्होंने स्टार्टिंग में ना सुना हो उनको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मैं क्यों 1600 के ओके 1500। तो द रीज़न मैं 1600 के अंदर ही कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने वीडियो में लाइक पहले लिख दिया मतलब पोस्ट में क्योंकि मैंने पहले लिख दिया था 1600 के अंदर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो वीडियोस बने वो कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि आज से 2-4 महीने बाद अगर कोई मेरे चैनल को फाइंड करे तो वो ऐसा कर सके कि उस मतलब वीडियो का टाइटल देख के समझ जाए कि ओके इसमें 1600 कम डिफिकल्टी वाली प्रॉब्लम्स है तो ये वाली वीडियो देख लेता हूँ, इसमें 2000 ज़्यादा वाली है ऐसा कुछ। ओके, सिटी एन हैज़ अ ह्यूज problem with roads, food and IT infrastructure. In total, the city has n junctions. Some pairs of them are connected by bidirectional roads. The road network consists of n minus 1 roads. You can get from any junction to any other by these roads.
ओके, तो इस मतलब ये जो चीज़ होती है कि n-1 बाई डायरेक्शनल रोड्स हैं सिटीज़ में और किसी जंक्शन से किसी भी जंक्शन जा सकते हैं, इसका मतलब होता है कि वो ट्री है। और इन्होंने लिखा भी है, "यस, यू आर राइट, द रोड नेटवर्क फॉर्म्स एन अनडायरेक्टेड ट्री।" तो कई बार ये नहीं भी लिखा होता है, बट हमें खुद समझना होता है कि ये ट्री। Recently, the mayor came up with a way to eliminate the problem with food and IT infrastructure at the same time. McDonald's or Burger King. नेबरिंग जंक्शंस पर तो डिफरेंट नेटवर्क के नहीं रेस्टोरेंट हो सकते हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं। वो हैं कि हर जंक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा एक रेस्टोरेंट हो सकता है। जंक्शन मतलब ट्री का एज है एक्चुअली। और जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो इन दोनों में से किसी एक के ही होंगे। और इन दोनों कंपनीज का एटलीस्ट एक एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। ओके, जंक्शन मतलब सॉरी, जंक्शन मतलब एज नहीं, जंक्शन मतलब वर्टेक्स है। हम वर्टिसेस पे बना रहे हैं रेस्टोरेंट। ओके, तो अगर दो दो जंक्शंस अगर एक एज से कनेक्टेड हैं तो उनमें जो रेस्टोरेंट्स हैं वो डिफरेंट नेटवर्क के नहीं हो सकते, वो सेम के ही होने पड़ेंगे। So mayor is going to take a large tax from each restaurant. So he is interested in making the total number of restaurants as large as possible. Okay, तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा हमें चाहिए टोटल रेस्टोरेंट्स। और मेयर को सिचुएशन एनालाइज करने देना है। तो फॉर ऑल पेयर्स such that A restaurants can belong to इतना sorry A restaurants can belong to McDonald's and B restaurants can belong to ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए प्लस बी एज लार्ज एज पॉसिबल। कूल। हाँ, तो यही यही पार्ट हमारे काम आ जाएगा। तो ए प्लस बी एज लार्ज एज पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि तो एक चीज तो ऑब्वियस है कि पूरा जो ट्री है उसमें हर जंक्शन पे रेस्टोरेंट नहीं हो सकते, मतलब कि कोई ऐसा जंक्शन तो होना पड़ेगा जो एम्प्टी हो। रीजन ये है कि अगर हर जंक्शन पे एक एक रेस्टोरेंट हुआ तो क्योंकि पूरा ट्री कनेक्टेड है तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि एटलीस्ट एक एक रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग का, तो कम से कम कोई एक जगह पे ऐसा आ जाएगा कि दो एडजेसेंट में अलग 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 रेस्टोरेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब अलग अलग नेटवर्क का रेस्टोरेंट है, और ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि कम से कम कोई एक वर्टेक्स एम्प्टी रखनी पड़ेगी। और एम्प्टी वर्टेक्स लीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लीफ एम्प्टी हुई तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो कोई इंटरनल नोड होनी चाहिए ट्री का जो एम्प्टी हो। और ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो एम्प्टी वर्टेक्स है उसके अगर लाइक एम्प्टी वर्टेक्स अगर रूट होता तो उसके जितने सब ट्रीज होते उनमें से कुछ ऐसे होंगे कि
ठीक। तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे कि मतलब कुछ सब ट्रीज पूरे मैकडॉनल्ड्स वाले होंगे, कुछ पूरे बर्गर बिंग वाले होंगे, और हमें ऐसा चाहिए कि क्योंकि a प्लस बी एज लार्ज एज पॉसिबल चाहिए, तो हम सिर्फ केवल एक ही जंक्शन को एम्प्टी छोड़ेंगे। मतलब अगर कई सारे जंक्शन को एम्प्टी छोड़ देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कम रह जाएगी। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें बस ऐसा करना है कि हर वर्टेक्स को एक बार रूट बना के ट्राई करेंगे। तो किसी भी वर्टेक्स को रूट बनाएंगे और रूट को एम्प्टी छोड़ेंगे, और वो इंटरनल नोड होना चाहिए, मतलब लीफ के लिए नहीं कर सकते। तो हर नॉन लीफ वर्टेक्स को एक बार हम रूट बनाएंगे, उसके जितने भी सब ट्रीज हैं उनको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, कि मतलब उसमें मतलब जितने भी सब ट्रीज है तो उनमें से कुछ में सब में मैकडोनल्ड्स होगा, कुछ में सब में बर्गर बिंग होगा, और इससे हमारे पास एक पेयर बनेगा a कॉमा बी का। तो हमें सारे पेयर्स चाहिए a कॉमा बी। ओके, तो मुझे लग रहा है तो ये काम तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये हर वर्टेक्स को रूट बनाना, क्योंकि क्योंकि वैसे हमारा एन स्क्वायर भी चल रहा है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर वर्टेक्स को रूट तो बना ही सकते हैं, और वो एन स्क्वायर अगर ना भी चल रहा होता तो भी ये काम हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि हमें मतलब केवल साइजेस चाहिए सब ट्रीज के, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्टेक्स हमारा रूट होता भी, तो उसकी सब ट्री में एक्चुअली कई सारी वैल्यूज होंगी, कुछ वन होंगी, कुछ उसके कई सारे सब ट्रीज होंगे अगर उसको रूट बना दें। फिर कुछ ऐसे होंगे जो सारे सब ट्रीज में अलग अलग साइजेस होंगे, तो हमें कुछ में मैकडॉनल्ड्स बनाना है, कुछ में बर्गर बिंग बनाना है। तो उससे ए और बी की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज आएंगी वो काफी सारी हो सकती हैं। तो हमें बस क्योंकि हमें मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है हमें अगर पहले से क्योंकि पता है, तो हमें हमें एक मिनट, गर्मी हो रही थी थोड़ी एक्चुअली। हाँ, तो क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू कि a प्लस बी की वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू क्योंकि फिक्स्ड है, तो हमें बस केवल a की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे हमको नैपसैक करना पड़ जाएगा, क्योंकि वही हो रहा है कि कोई भी जो जितने सब ट्री के साइजेस हैं उनमें से कोई भी हम पिक या डोंट पिक वाली कंडीशन है। बट देन नैपसैक में लेट मी थिंक, नैपसैक में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट नैपसैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एक तो ये पूरा 5000 हो जाएगा, क्योंकि जो भी मतलब वैल्यूज होंगे वो टोटल कभी मतलब एक ही जो भी वैल्यूज होंगी वो 5000 से बड़ी तो नहीं हो सकती। तो 5000 इंटू कितने एलिमेंट्स का नैपसैक कर रहे हैं, तो कितने एलिमेंट्स का नैपसैक कर रहे हैं वो एक्चुअली बस तो कितने एलिमेंट्स का हम नैपसैक कर रहे हैं वो सिर्फ जिस वर्टेक्स को रूट बनाया उसकी डिग्री है। और हाँ, तो ठीक है, ठीक है। तो मैं कहीं पे लिख के बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे।
तो नैपसैक की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एक तो 5000 या फिर इसको मैं n ही लिख देता हूँ, n इंटू डिग्री ऑफ रूट, जिस भी वर्टेक्स को हमने रूट बनाया उसकी डिग्री इंटू n, इतना टाइम लगेगा हमारे नैपसैक को रन होने में। और ये चीज हमें इसका हमें समेशन चाहिए फॉर ऑल v एज रूट, मतलब हर वर्टेक्स को रूट बनाकर इस वैल्यू का हमें समेशन चाहिए। तो इनिशियली देखने में ऐसा लग सकता है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि किसी वर्टेक्स की जो रूट, किसी वर्टेक्स की डिग्री हो सकता है कि फॉर ऑल नॉन लीफ, फॉर ऑल नॉन लीफ वर्टेक्स एज रूट, तो हमें ये समेशन चाहिए, ये समेशन हमारी वो होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इनिशियली हमें लग सकता है कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस भी हमारे लगभग n के लगभग हो सकते हैं, और एक वर्टेक्स की डिग्री भी n के लगभग हो सकती है, तो हमें लगेगा कि ये n क्यूब जा रहा है, बट ये एक्चुअली n क्यूब नहीं जा रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस n को हम कॉमन ले सकते हैं, तो n बाहर आ जाएगा। जब n बाहर आ जाएगा तो अब ये बस बचा कि समेशन ऑफ नॉन लीफ वर्टेक्स एज रूट की डिग्री ऑफ रूट ले लें, और इसमें से हम नॉन लीफ हटा दें तो भी हमारी जो वैल्यू है उसका जो मतलब जो वैल्यू आएगी वो हमारी एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ही होगी, तो हमें एक सही अपर बाउंड मिल रहा है अभी भी। और ये होगा कि समेशन फॉर ऑल वर्टेक्स एज रूट डिग्री ऑफ रूट, मतलब कि हमें हर वर्टेक्स की डिग्री का समेशन चाहिए। और हर वर्टेक्स की जो डिग्री का समेशन होता है वो नंबर ऑफ एजेस होता है एक्चुअली, नंबर ऑफ एजेस। और नंबर ऑफ एजेस क्योंकि n-1 है, तो फाइनली ये n इंटू n-1 टाइम में हो जाए, जो कि n स्क्वायर है। तो n स्क्वायर टाइम में ये हमारा सॉल्व हो जाए। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये प्रॉब्लम एक्चुअली काफी अच्छा है, इसमें ट्रीज भी यूज हो रहे हैं, फिर डीपी भी यूज हो रही है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि जो ट्री वाला पार्ट है वो भी काफ़ी इजी है, केवल साइजेस देखने हैं हमें वर्टिसेस के, और जो ग्राफ जो डीपी वाला पार्ट है वो भी इजी है काफ़ी, उसमें भी हमें सिर्फ उसमें भी हमें सिर्फ वो देखनी है केवल ट्री में केवल साइजेस देखने हैं, और ग्राफ में केवल एक सिंपल सा नैपसैक है। तो ये हो गया डीएफएस। अब मैं इसमें एक्चुअली साइज रिटर्न कर सकता हूँ पूरा। तो इससे ये फंक्शन क्या करेगा कि सब ट्री का साइज रिटर्न करेगा। तो ये है मेरी आर्ग्यूमेंट्स हैं वर्टेक्स और उसका पेरेंट, साथ में मैं एक और आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ रूट। तो रूट तो चेंज नहीं होगा,
इसमें मुझे विजिटेड वगैरह मार्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ट्री है और मैं पेरेंट का ध्यान रख रहा हूँ, तो दैट्स फाइन। ठीक है, अब अगर अगर z अगर जो z है, मतलब जो करंट वर्टेक्स है, अगर ये रूट है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें स्टोर करनी पड़ेंगी क्या क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास, और उनको हम यूज करेंगे हमारे नैपसैक के लिए। नाइस। तो पहले तो मैं एक ग्लोबल एरे बना देता हूँ, अवेल। यहाँ पे ऐसा होगा कि अवेल अवेल x equal to 1 if a equal to x is possible। इसका मतलब अगर हम x में मैकडोनल्ड्स बना सकते हैं, तो अवेल x इक्वल टू 1 हो जाए। ऐसा कुछ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उससे जो b की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली n-1 - x हो जाएगी। तो इनिशियली ये सारे जीरो हैं, और इन सब में मैं कुछ वैल्यूज को बंद करना चाहूंगा। ओके, तो ये ग्लोबल अवेल है, और मैं एक टेम्पररी अवेल और रख लेता हूँ। ये यूज होगा, ये वाला मेनली यूज होगा एक पर्टिकुलर रूट वाले आंसर्स को स्टोर करने के लिए। तो इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूँ, मैं पहले कॉल कर लेता हूँ। तो मुझे बस हर नंबर के लिए डीएफएस कॉल करना है, हर वर्टेक्स के लिए। वर्टेक्स 1 पेरेंट 0, क्योंकि 0 है नहीं ट्री में, और सॉरी, वर्टेक्स आई पेरेंट 0 और रूट भी आई। तो इससे सारे साइजेस हमें मिल जाएंगे। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये काम तो हमें तब करना है कि अगर z नॉट इक्वल टू रूट है। अगर z रूट नहीं है तो हमें ढंग से बस साइजेस को ऐड करना है। अदरवाइज हमें एक टेम्पररी वेरिएबल में चाहिए साइज कितना है। और इसको हमें यूज करना है हमारे जो टेम्प अवेल है, इसमें वैल्यूज को अपडेट करने के लिए। ये एक्चुअली डीपी है। एक्चुअली टेम्प अवेल की जगह इसका नाम डीपी रख देता हूँ, ये एरे में डीपी है। तो आइडिया ये है कि जो डीपी एक्स इक्वल टू 1 होगा, अगर इस रूट के मतलब लाइक इस वाले रूट के लिए a इक्वल टू एक्स हो सकता है। तो अब मुझे इन वैल्यूज को, क्योंकि हमें ये भी मतलब मिल गया है, तो हमें टेम्प को भी इंक्लूड करना है इस आंसर में। तो इसमें ऐसा कुछ करेंगे कि फॉर int I इक्वल टू n में ग्लोबल ले लेता हूँ, I greater than 0, I minus minus। ओके,
तो dp ऑफ I और इक्वल टू dp ऑफ I माइनस temp। ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली तभी वैलिड है अगर I ग्रेटर इक्वल टू temp हो। एक बेस केस ये है कि dp 0 1 होना चाहिए, बट इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। पहले तो dp को क्लियर कर देता हूँ। मैम 0 मेरा मैक्रो है, ये पूरी एरे है उसको 0 कर देगा। पहले तो पूरी एरे को मैं 0 कर लूंगा सिवाय 1 के, तो सिवाय 0 के। इसका मतलब a 0 तो हो ही सकता है, और a को 0 करने का क्या तरीका है कि बस कुछ कोई भी एलिमेंट ना लें a में, तो a 0 तो हो ही सकता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर a I माइनस टेम्प हो सकता है तो a I भी हो सकता है। उसका रीजन ये है कि मतलब हम उसमें टेम्प ऐड कर सकते हैं ना इस स्टेप पे, तो इस तरह मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। और मैं लूप को रिवर्स डायरेक्शन में इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि जो ज़्यादा वैल्यूज है वो कम वाली से अफेक्ट हो रही हैं। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में चलाता तो क्या होता कि एक ही वैल्यू पूरे में कॉपी होती रहती है, मतलब ट्रांजिशन गलत हो जाते हैं। तो ये हो गया, इससे मेरी dpi की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और इसको मैं अवेल आई में भी डाल देता हूँ। इस स्टेप का ये मतलब है, ओके कंफ्यूज नहीं करता हूँ यहाँ पे, नहीं, इसको मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ बाद में। for int I equal to 1, I is smaller than n, I plus plus, avail I और equal to dpi। ये भी हटा देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ dpi equal to 0। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस एलिमेंट को रूट बना के ये वैल्यू अटेन करना पॉसिबल है, तो ओवरऑल भी वैल्यू अटेन करना पॉसिबल है, और फिर बाद में 0 कर दिया ताकि अगली बार ये दिक्कत ना क्रिएट करे। और dp 0 तो 1 होगा ही, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मतलब 0th एलिमेंट है उसमें तो कर ही सकते हैं। तो आई थिंक बस हो गया, राइट। अब जो अवेल I इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल वैलिड I, फॉर ऑल वैलिड a इक्वल टू I। तो इसके लिए अवेल I 1 होगा। हमें सारे पेयर्स प्रिंट करने हैं ना, तो प्रिंट करने के लिए पहले एक वेक्टर बना देता हूँ, उसमें स्टोर करूंगा, PR नाम लिख देता हूँ, उसमें स्टोर करूंगा क्या मुझे प्रिंट करना है। इसको स्मॉलर देन n माइनस 1 इसलिए चलाया क्योंकि a इक्वल टू n माइनस 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a इक्वल टू n माइनस 1 हुआ तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं इफ अवेल I, मतलब अगर अवेलेबल है तो pr डॉट पुशबैक I कॉमा n माइनस 1 माइनस I। और इसको सॉर्ट करना है, a के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो ये पेयर्स हैं तो अपने आप a के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएंगे। अब प्रिंट करना है पहले साइज ऑफ pr, मैं पेयर्स को डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये टेम्पलेट है, आप लोग नहीं कर सकते, मतलब मेरी टेम्पलेट कॉपी कर लें तो कर सकते हैं।
लेट्स सी, आई थिंक आउटपुट एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि सॉर्टेड है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 132231 जो कि सही है। लेट्स सी, 182736637281। एक्चुअली ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था। इसमें ग्राफ यूज हुआ, ग्राफ मतलब एक्चुअली ट्री था, थोड़ा बहुत ट्री यूज हुआ, इसमें डीपी भी यूज हुई, नैपसैक एक्चुअली। और आई थिंक ये काफी अच्छी प्रॉब्लम थी, मुझे मजा भी आया इसको सॉल्व करने में। तो विनीत कोठारी, आपकी प्रॉब्लम काफी अच्छी थी और ये भी सॉल्व हो चुकी है। हाउ टू अप्रोच फ्लो क्वेश्चन। ओके, तो फ्लो का क्वेश्चन अगर ये है तो देयर इज नो वे कि ये 2000 से नीचे का हो। अगेन मैं कहूँगा कि अगर मैं पोस्ट में लिख रहा हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कन्फाइन कर रहा हूँ, 1800 का है, तो प्रोबेबली ये फ्लो के बिना सॉल्व हो रहा होगा, इसमें कुछ और भी तरीका होगा, क्योंकि फ्लो के प्रॉब्लम यूजुअली 2000 के नीचे नहीं दिखते हैं। बट एनीवे, तो अगर मैं पोस्ट में लिखूं कि कोई पर्टिकुलर, जैसे मतलब ऑब्वियसली मैं एडकोडर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, बट इट्स लाइक कि मैंने इस वीडियो के लिए डिसाइड किया था कि मैं कोड फोर्सेस के 1600 या उससे कम वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो आई जस्ट वांट टू स्टिक टू दैट बिकॉज मतलब एज आई सेड, मैं इस वीडियो में 2-3 बार पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऑर्गेनाइज रखने के लिए ऐसा है, क्योंकि मतलब आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम अच्छा होगा और ये खराब नहीं होगा प्रॉब्लम, बट इस वीडियो में मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मतलब उतना ऑर्गेनाइज नहीं रह जाएगा कंटेंट। तो अगर मैं पोस्ट में कोई टॉपिक मेंशन करूँ या फिर कोई डिफिकल्टी मेंशन करूँ या कोई ओजे मेंशन करूँ, तो आप लोग कमेंट करते समय ये मेक श्योर किया करिए कि वो फॉलो हो रहा है। मुझे टैग्स दिख रहे हैं, एक्चुअली मैं ये भी सॉल्व कर चुका हूँ प्रोबेबली, बट मुझे याद तो नहीं है कि मैंने कब सॉल्व किया या फिर सॉल्व किया है या नहीं। तो फिर से ट्राई करते हैं। डिवीजन 1A है, इसका मतलब है कि 2C होगा ये। ओके, एक्चुअली शायद मैंने इसका 2C वाला वर्जन ही सॉल्व किया हो, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं दिखा रहा है, बट मैंने ये किया होगा सॉल्व, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से कर सकता हूँ क्योंकि मुझे याद तो है नहीं कि कैसे हुआ था। Okay, so Vasya has end days of vacation, so he decided to improve his IT skills and do sport. I think probably ये लास्ट होगा। इसके बाद जिन्होंने कमेंट किया उनको सॉरी, क्योंकि रात बहुत हो गई है, तो अब बाकी की मैं बात में करूँगा, बहुत सारे प्रॉब्लम बचे हैं। इट्स फाइन, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। आज के लिए यही ये सुबित नाथ का जो प्रॉब्लम है, आई थिंक यही लास्ट प्रॉब्लम होगा आज का। तो क्या है, तो आईटी स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है, स्पोर्ट भी करना चाहता है, और उसके बाद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है अगले एंड डेज के लिए फॉर द आईएथ डे। 4 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जो भी चारों चीजें, जिम ओपन, क्लोज, कंट्रोल, ओपन क्लोज, मतलब कि वही जो 0110 0011 सब कुछ है। वो या तो रेस्ट कर सकता है या कॉन्टेस्ट दे सकता है या स्पोर्ट दे सकता है। तो कॉन्टेस्ट तभी दे सकता है अगर कॉन्टेस्ट हुआ हो, और जिम तभी कर स्पोर्ट तभी कर सकता है अगर जिम खुला हो। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज बताने कि वो रेस्ट करें, और लिमिटेशन ये है कि अच्छा 2 दिन पे सेम एक्टिविटी नहीं कर सकता। ओके, तो ये हाँ, तो ये स्टैंडर्ड डीपी का प्रॉब्लम है। इसमें बस हमें ये करना होता है, तो
इसमें हमें ये करना होता है डीपी ऑफ आई एक्स इस तरह लेते हैं कि ith डे कंप्लीट हो चुका है और लास्ट डे पर हमने xth एक्टिविटी करी। और xth एक्टिविटी यहाँ पे 3 हो सकती हैं एक्टिविटीज। वो हो सकती हैं, इनको हम अपनी मर्जी से नंबर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 0 का मतलब है जिम, 1 का मतलब है कॉन्टेस्ट और 2 का मतलब है रेस्ट। तो अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर कल 0 किया तो आज 0 नहीं कर सकते, कल 1 किया तो आज 1 नहीं कर सकते, 2 कर सकते हैं कॉन्जिक्यूटिवली, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ टूज चाहिए कि मतलब कितनी बार मिनिमम कितनी बार रेस्ट की। तो बस ये है, ये मेरा आइडिया है। अब इसको इसी की मदद से सॉल्व करते हैं। n भी काफ़ी छोटा है, n इक्वल टू 105 ले लेते हैं। फिर dt ऑफ n3 ले लेता हूँ। हाँ, वो बिल्कुल इसी तरह चलेगा। इस लाइन को नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब इनपुट्स ले लेंगे। तो अब फर्स्ट डे के लिए करते हैं। ओके, तो 0 का मतलब है कि जिम क्लोज्ड है, कॉन्टेस्ट भी कैरीड नहीं है। 1 का मतलब है कि कॉन्टेस्ट हुआ, 3 का मतलब है कि कॉन्टेस्ट हुआ, ठीक। तो तो dp2 इक्वल टू 1 होगा, सॉरी dp02 इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब अगर पहले दिन रेस्ट कर लिया तो ऑब्वियसली एक दिन का रेस्ट हो गया। हमें मिनिमम रेस्ट चाहिए, मैं बेस कंडीशंस लिख रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद बहुत ज्यादा सिमिलर एडकोडेड डीपी का थर्ड प्रॉब्लम था। आई थिंक जो एडकोडेड डीपी कॉन्टेस्ट का थर्ड प्रॉब्लम था वो काफी हद तक यही था। हाँ, इसमें बस हैप्पीनेस दी हुई थी कि ये एक्टिविटी करने की इतनी हैप्पीनेस है, इसकी इतनी है, हमें हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करनी थी। बाकी मेन आइडिया वही था कि वो दो कंसेक्यूटिव डेज पे सेम एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक्टिविटी डीपी कॉन्टेस्ट काफी अच्छा है, मतलब जो एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सब तरह के लिए रखी है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली बस उसी की एक वेरिएशन टाइप का है। इसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो रेस्ट वाली एक्टिविटी है उससे हमें 0 हैप्पीनेस मिलेगी, बाकी सारी एक्टिविटीज से हमें 1 हैप्पीनेस मिलेगी। और बस हम फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये देखते रहें कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है। थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि किसी किसी दिन हम कर ही नहीं सकते कुछ एक्टिविटी, तो उसको अलग से देखना पड़ेगा। तो जो dp ऑफ 0 और dp ऑफ 0 1 है उसको मैं इन्फिनिटी बोल देता हूँ। और इन्फिनिटी बोलने का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी हम कर ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम कर ही नहीं सकते, हो सकता है कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा a0 पे। तो अगर a0 mod 2 है, इसका मतलब कि जो a0 का जो
यूनिट प्लेस में जो डिजिट है, अगर वो 1 है इसका मतलब कि कॉन्टेस्ट कैरीड आउट हुआ। तो अगर कॉन्टेस्ट कैरीड आउट हुआ तो हम कह सकते हैं कि dp ऑफ 0 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमने जिस दिन, क्योंकि उस दिन कॉन्टेस्ट कैरीड आउट हुआ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उस दिन हमने कॉन्टेस्ट किया हो और तब बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, इसका मतलब। और अगर a0 डिवाइडेड बाय 2 जो है, a0 डिवाइडेड बाय 2 से हमें जो मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि जिम ओपन था कि नहीं। तो अगर जिम ओपन था तो हम कह सकते हैं कि उस दिन अगर हमने स्पोर्ट किया तो उसमें 0 डेज ऑफ रेस्ट हो जाएगा। तो हमने dp0 की वैल्यू स्टोर कर ली, अब हमें dp1 से लेकर एंड तक की वैल्यू स्टोर करनी है। तो बाकी सारी dp's की हमें वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ पे इस स्टेप में हमें dpi की वैल्यू स्टोर, ओके, तो यहाँ पे dpij की वैल्यू स्टोर करनी है। बल्कि इसको ऐसे नहीं लेता हूँ, उसको अलग से तीनों वैल्यूज अलग से निकाल लेता हूँ। तो जो dpj हो, सॉरी dpi2 होगा, वो तो होगा 1 प्लस मिनिमम ऑफ dpi0 dpi1 और dpi2। इसका मतलब कल कुछ भी टास्क किया हो उसका जो मिनिमम है उसमें अगर 1 ऐड कर दें तो ये होगा कि आज रेस्ट किया तो उसकी कितनी मिनिमम डेज ऑफ रेस्ट होंगी। अब है कि अगर a0 mod 2 है तो हम कर सकते हैं कॉन्टेस्ट, अदरवाइज dp ऑफ i1 इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब कि नो कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट हम कर ही नहीं सकते। तो अगर इस दिन कॉन्टेस्ट मतलब हो रहा है, अगर इस दिन कॉन्टेस्ट, तो हम कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो जो dp ऑफ i1 होगा वो होगा मिनिमम ऑफ dp ऑफ i माइनस 1, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सब i माइनस 1, कल का मिनिमम प्लस 1 चाहिए ना। तो कल जिम किया या फिर कल रेस्ट किया, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा आज कॉन्टेस्ट की। अब देखते हैं आज जिम किया वाला कंडीशन। ये एक्चुअली AI है। आई थिंक रात बहुत हो गई इसलिए मैं सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। तो dp ऑफ i0 हो जाएगा मिनिमम ऑफ कल को मैंने कॉन्टेस्ट किया या फिर कल मैंने रेस्ट किया। तो और अगर आज जिम बंद है तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। तो अब सारी dp's की वैल्यू स्टोर हो गई है, अब हमें फाइनल आंसर प्रिंट करना है। फाइनल आंसर होगा मिनिमम ऑफ लास्ट डे पर कोई भी एक्टिविटी करी तीनों में से, n माइनस 1 0, n माइनस 1 1, n माइनस 1 2। तो ये आंसर होगा। अब इन सैम्पल केसेस पे ट्राई करते हैं। 2 0 इसका बनाना चाहिए, ओके, इसका भी बना गया, तो ये सही है, इसको सबमिट करो।
ओके, तो ये सुबीत नाथ का भी प्रॉब्लम हो गया और बाकी के जो बच्चे उनको भी मैं करूँगा बट अभी इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत रात हो गई है। और अगर आप लोग चाहते हैं आपका प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करूँ तो आप इसी वीडियो पे सॉरी ये जो मेरी पोस्ट है इस पे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वाली ये जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ से भी देख लूँगा। और 1600 एंड बिलो वाला ध्यान रखिएगा। मैं भी मतलब जल्दी ही मैं ज़्यादा रेटिंग वाले भी करूँगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा रेटिंग वाले प्रॉब्लम्स हैं तो उनको वहाँ पे कमेंट करिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ फीडबैक हो तो उसको कमेंट करिए और अगर मिस नहीं करना है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पीस आउट।